आज अपन चैप्टर नंबर 8 नियंत्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। नियंत्रण है क्या, इसके बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। जब स्टार्टिंग पढ़ रहे थे प्रबंध के कार्य, उसमें एक नियंत्रण भी आया था। नियंत्रण यानी प्रबंधक के द्वारा कार्य सौंपने के बाद देखना कि मेरे आदेशानुसार कार्य ठीक प्रकार से हो रहा है कि नहीं। तो उस कार्य को देखने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं, नियंत्रण। प्रबंधक जब कोई कार्य सौंप देता है तो देखता है कि मेरे आदेशानुसार कार्य हो रहा है कि नहीं, और उसके लिए वह नियंत्रण करना शुरू कर देता है। और जहां भी लगता है कि आदेशानुसार कार्य नहीं हो रहा है तो उसे तुरंत टोकता है। अगर मान लो लापरवाही कर रहा है कर्मचारी तो उसको वहां पे समझाता है कि अगर फिर से इस प्रकार की दोबारा लापरवाही होगी तो तुम्हारे वेतन में कटौती कर दी जाएगी। अगर किसी कर्मचारी को नियंत्रण करते समय देखता है कि इसे काम नहीं आ रहा है तो वहाँ पे उसे काम सिखाता है ताकि इसकी पुनरावृत्ति दोबारा वहाँ पर ना हो। कुल मिलाकर नियंत्रण का मतलब क्या हुआ, अधिक कर्मचारियों को कार्य सौंपने के बाद देखना कि कार्य समय पर पूरा हो रहा है कि नहीं, ठीक से उत्पादन हो रहा है कि नहीं, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो रहा है। जब इस प्रकार की देख रेख करता है कंपनी का प्रबंधक तो इसी को क्या बोलते हैं, नियंत्रण। तो नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, किसी भी प्रकार की त्रुटि हो रही है तो उस पर रोक लगाना ताकि उसकी फिर से पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए नियंत्रण करता है कौन, कंपनी का प्रबंधक। और जब तक हम नियंत्रण नहीं करेंगे हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। कंपनी के प्रबंधक का एक ही लक्ष्य होता है, एक ही उद्देश्य होता है, कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन। और ये तभी संभव है जब हम कार्य सौंपने के बाद नियंत्रण करेंगे तब। और अगर नियंत्रण नहीं करते हैं तो कर्मचारी भी लापरवाह हो जाता है और समझ जाता है कि हमारा प्रबंधक केवल आदेश देता है। आदेश देने के बाद वो वर्कशॉप में देखने भी नहीं आता है कि उत्पादन कैसा हो रहा है। और नियंत्रण न करने के कारण वह लापरवाह हो जाते हैं। लापरवाह होने के कारण मनमाना काम करते हैं, इसके कारण संस्था को हानि का सामना करना पड़ता है। इसलिए नियंत्रण आवश्यक है, अनिवार्य है। आगे समझ में, तो बिना नियंत्रण के कहीं भी हमको सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे वो कंपनी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अन्य कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह वहाँ के प्रबंधक के द्वारा क्या किया जाता है, अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण किया जाता है। देखा जाता है कि मेरे आदेशानुसार कार्य हो रहा है कि नहीं। अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ होता है तो तुरंत प्रबंधक रोकता है, टोकता है, और इस प्रकार से उसके ऊपर नियंत्रण हो जाता है। और दोबारा भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति या उस गलती की पुनरावृत्ति वहाँ पर नहीं होती। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं अपन, नियंत्रण। आगे बात समझ में, तो नियंत्रण क्या हुआ, तो नियंत्रण संगठन के अंदर यह देखना कि पूर्ण नियोजित ढंग से आदेशानुसार कार्य हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो उसे वहाँ पर चेतावनी देना, समझाना कि दोबारा इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति यहाँ पर ना हो। और ये कब संभव होता है, जब कंपनी का प्रबंधक स्वयं वर्कशॉप में जाकर नियंत्रण करता है या फिर अपने अधिकारियों के माध्यम से प्रत्येक विभाग पर नियंत्रण करने का कार्य सौंप दिया जाता है। कर्मचारियों को ऊपर नियंत्रण करने के लिए चार्जमैन को बैठा दिया है। चार्जमैन का काम है अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण करना, उत्पादन लेना। चार्जमैन पर नियंत्रण करने के लिए फोरमैन बैठा हुआ है। फोरमैन पर नियंत्रण करने के लिए उप प्रबंधक बैठा हुआ है। और उप प्रबंधक पर स्वयं नियंत्रण कौन करता है, कंपनी का प्रबंधक। उसके कार्यों को देखता है कौन, कंपनी का प्रबंधक। आगे बात समझ में, तो नियंत्रण समझ गए सब। नियंत्रण करना मतलब देखना कि आदेशानुसार कार्य हो रहा है कि नहीं। और ये काम कौन दिखता है, तो कंपनी का प्रबंधक। ठीक, आगे चलते हैं अपन। नियंत्रण की विशेषताएं। नियंत्रण की विशेषता में पहली विशेषता ये होती है, प्रबंधन का मुख्य कार्य है। मानव, माल, मशीन सब है हमारे पास। मशीन भी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी का है, माल भी है, मानव भी अच्छे हैं, योग्य हैं। मानव, माल, मशीन के माध्यम से उत्पादन होता है। हमको मालूम है यहाँ पर सबको कार्य सौंप दिया गया है। सौंपने के बाद अगर मान लो कंपनी का प्रबंधक नियंत्रण नहीं करता है तो मानव, माल, मशीन के होते हुए भी हमको हानि का सामना करना पड़ेगा। तो नियंत्रण प्रबंधन का क्या है, मुख्य कार्य। क्योंकि बिना नियंत्रण के तो किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती। मान लो यहाँ स्कूल में आते हो आप लोग के ऊपर अगर नियंत्रण नहीं होगा
कार्य दे दिया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा, लेकिन आपके ऊपर नियंत्रण नहीं होगा, मतलब कोई देखने वाला नहीं होगा। एक दिन देखोगे कोई नहीं देख रहा है, दूसरे दिन कोई नहीं देख रहा है, तो अगले दिन से होमवर्क करना बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन में ये भावना आ गई कि कोई जांचने वाला तो है ही नहीं, तो काम करने से क्या मतलब, लापरवाह हो जाओगे। लापरवाह हो गए तो परिणाम क्या मिलेगा? नुकसानदायक। इसीलिए नियंत्रण आवश्यक है। वही अगर नियंत्रण कर लिया गया, 50 में से 2 ने अगर होमवर्क नहीं किया, उनको एक आध झापड़ पड़ गया, अगले दिन से सब सतर्क हो जाएंगे, नहीं चेक होता है, अब मुझे होमवर्क करके जाना है। इसीलिए नियंत्रण आवश्यक। तो यही काम कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। काम सौंपने के बाद जाता है वर्कशॉप में, देखता है, नियंत्रण करता है कि मेरे आदेशानुसार काम हो रहा है कि नहीं। अगर कोई कर्मचारी लापरवाही कर रहा है तो तुरंत उसको दंडित करता है, या तो उसके वेतन में कटौती कर देगा या उसको 2 दिन के लिए छुट्टी दे देगा। तो ये देखकर बाकी कर्मचारी सचेत हो जाते हैं और पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, और इस गलती की भविष्य में कोई पुनरावृत्ति भी वहां पर नहीं होती। आई बात समझ में? इसलिए नियंत्रण आवश्यक है। तो कहा गया नियंत्रण प्रबंधक का मुख्य कार्य है, क्योंकि बिना नियंत्रण के कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हमको सफलता की प्राप्ति नहीं हो सकती। हर जगह किसकी आवश्यकता होती है? नियंत्रण की। ठीक। दूसरा कहा गया यहाँ पर प्रबंध के सभी स्तर पर लागू होना। नियंत्रण जो है कंपनी के हर विभाग के लिए आवश्यक है। ये नहीं कि केवल प्रबंधक कर्मचारियों पर नियंत्रण करेगा। कंपनी का प्रबंधक हर विभाग पर, हर अधिकारी पर नियंत्रण करता है, तब उसके आदेशानुसार वहां पे कार्य होते हैं। वो प्रबंधक को चेतावनी दे रखा है वो कि जैसे मैं कोई आदेश दूं, नीचे तुरंत बिजली की करंट के समान प्रवाहित कर देना है, उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। फोरमैन को आदेशित दे रखा है, वहां पे चेतावनी दे दिया है उसने, प्रबंधक ने, कि जैसे ही ऊपर से कोई आदेश आता है अपने नीचे के अधिकारी चार्जमैन तक पहुंचाना है। चार्जमैन को भी समझा दिया है उसने कि जैसे ही कोई आदेश मिलता है नीचे कर्मचारी तक पहुंचाना है, और कर्मचारी को भी समझा दिया गया है कि तुम्हारा बड़ा अधिकारी चार्जमैन है, वो जैसे ही कोई आदेश देता है तुम्हें उसके आदेशानुसार उसके दिए गए समय में उतने वस्तु का निर्माण करना है। और प्रत्येक विभाग पर नियंत्रण करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति भी कर देता है। कौन? कंपनी का प्रबंधक। और जब तब जाकर पूरे विभाग पर नियंत्रण होता है। इसलिए कहा गया यहाँ पर प्रबंध के सभी स्तर पर लागू होता है। जो कर्मचारियों के लिए नियम लागू है नियंत्रण का, वही प्रबंधक के सभी अधिकारियों के लिए भी लागू होता है। कोई बड़ा अधिकारी भी अगर समय पर काम नहीं करता है तो उसके ऊपर भी कर्मचारी, उसके ऊपर भी प्रबंधक वही कार्रवाई करेगा जो कर्मचारी के ऊपर करता है। उसके वेतन में भी कटौती कर देगा, या उसका पदोन्नति कर देगा, या 2 दिन के लिए उसे वहां पर बैठा देगा, ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति वहां पर ना हो। हरी भाषण में तो इसलिए कहा गया यहाँ पर नियंत्रण प्रबंध के सभी स्तर पर लागू होता है, चाहे एक बड़ा अधिकारी हो चाहे एक छोटा कर्मचारी, सभी के लिए होता है नियम। ठीक है। फिर कहा गया सतत प्रक्रिया। निरंतर सतत प्रक्रिया है, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये नहीं कि हम आदेश दिए, आज नियंत्रण कर लिए, कल नियंत्रण कर लिए और उसके बाद चुपचाप बैठ गए। तो 2 दिन नियंत्रण करने के बाद अगर तीसरे दिन हम नियंत्रण करना बंद कर देते हैं तो परिणाम क्या होगा? हमारा कर्मचारी लापरवाह हो जाएगा, और फिर वही परिणाम होगा जो पहले हो रहा था, मतलब मनमानी करेगा, समय पर वस्तु का निर्माण नहीं करेगा और संस्था को हानि का सामना करना पड़ेगा, लागत बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर संस्था को हानि हो जाएगा। कब? जब हम 2 दिन नियंत्रण किए उसके बाद नियंत्रण करना बंद कर। इसलिए कहा जाता है कि नियंत्रण एक निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है। कंपनी के प्रबंधक को निरंतर नियंत्रण करना पड़ता है अपने संस्था में। नियंत्रण करते रोज देखेगा कि मेरे आदेशानुसार काम हो रहा है कि नहीं, सभी कर्मचारी समय पर आ रहे हैं कि नहीं, सब समय पर अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, ये देखने का काम कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। तब जाकर जो हमारा उद्देश्य है कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन, हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कौन? नियंत्रण। और एक कार्य कौन करता है? तो कंपनी का प्रबंधक। आई बात समझ में आता है? तो इसलिए कहा गया यहाँ पर यह जो है एक सतत प्रक्रिया है।
वर्तमान तथा भविष्य दोनों पर विचार। नियंत्रण करने का उद्देश्य है वर्तमान और भविष्य दोनों पर विचार। मतलब जब कंपनी का प्रबंधक नियंत्रण करता है और देखता है कि कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है ना, या लापरवाही कर रहा है, तो तुरंत टोकता है। तो वर्तमान में तो सुधार होता ही है और भविष्य में उसकी गलती की पुनरावृत्ति नहीं होती है उसके टोकने के कारण। तो नियंत्रण जो है वर्तमान और भविष्य दोनों पर विचार करते हुए किया जाता है। अगर गलती करते समय हम तुरंत टोक देते हैं कर्मचारी को, तो भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, वो लापरवाही नहीं करेगा और ईमानदारी से अपने कार्य को संपन्न करेगा। लेकिन अगर वर्तमान में ही हम उसको टोकते नहीं है, काम लापरवाही ठीक से नहीं किया, हम देखे अनदेखा कर दिए, उसका फिर से पुनरावृत्ति होगा। आने वाले समय में फिर से वही गलती करेगा वो और संस्था को हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि नियंत्रण वर्तमान और भविष्य दोनों पर विचार करने के लिए किया जाता है। वर्तमान में टोक देते हैं तो भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति कभी भी नहीं होगी। ये सब किससे संभव है? तो नियंत्रण से ही संभव है। इसलिए कहा गया यहाँ पर नियंत्रण जो है वर्तमान तथा भविष्य दोनों पर विचार करता है। नियंत्रण का नियोजन से ही संबंध होता है। नियोजन यानी योजना बनाना। कहा जाता है कि नियोजन और नियंत्रण में एक घनिष्ठ संबंध है। कंपनी का प्रबंधक पहले योजना बनाता है, योजना बनाने के बाद कार्य सौंपता है और कार्य सौंपने के बाद नियंत्रण करता है, तब जाकर हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। योजना बना ली है, हम योजना अनुसार कार्य भी बांट दिए और कार्य बांटने के बाद अगर उस पर हम नियंत्रण नहीं करते हैं तो हमारा योजना बेकार है। हमें जो लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो योजना बनाने के बाद क्या करना आवश्यक है? नियंत्रण करना आवश्यक है, देखना आवश्यक है कि मेरे दिए गए आदेशानुसार कार्य हो रहा है कि नहीं। और नियंत्रण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? योजना की। अगर हमको किसी के ऊपर नियंत्रण करना है तो पहले योजना बनाएंगे, कार्य सौंपेंगे, तभी तो नियंत्रण होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि नियोजन और नियंत्रण में एक घनिष्ठ संबंध है। बिना नियोजन के नियंत्रण नहीं हो सकता, बिना नियोजन के नियंत्रण नहीं हो सकता और नियंत्रण करने के लिए योजना बनाना आवश्यक है। योजनाबद्ध तरीके से जब हम किसी को कार्य सौंपते हैं तब जाकर उसके कार्यों की देखभाल करने के लिए हमको नियंत्रण आवश्यक। तो नियोजन के लिए नियोजन करते हैं तो उसके लिए नियंत्रण आवश्यक है और नियंत्रण करने के लिए किसकी आवश्यक है? योजना की। इसलिए कहा जाता है यहाँ पर नियोजन और नियंत्रण में एक घनिष्ठ संबंध है। ठीक, आगे बात समझ में आता है सबको? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद सर्वव्यापकता। नियोजन सर्वव्यापक है, नियंत्रण सर्वव्यापक है। हर क्षेत्र में कहीं भी अगर हम कोई भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहां का प्रबंधक जब कार्य सौंपता है अपने अधिकारी कर्मचारी को तो वहां पर नियंत्रण आवश्यक। अगर वहां का प्रबंधक अपने अधिकारी कर्मचारी पर नियंत्रण नहीं करेगा तो कर्मचारी वहां का लापरवाह हो जाएगा और जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य की हमको प्राप्ति वहां पर नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है यहाँ पर कि नियंत्रण सर्वव्यापक है, हर जगह, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कंपनी हो, चाहे बैंक हो, चाहे हॉस्पिटल हो, हर जगह किसकी आवश्यकता होती है? नियंत्रण। चाहे खेल का मैदान हो वहां भी नियंत्रण की आवश्यकता है। देखना है वो व्यक्ति ठीक से खेल रहा है कि नहीं। इसलिए कहा गया यहाँ पर नियंत्रण क्या है? सर्वव्यापक। ठीक।